हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू चलिए जानते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दी गई है सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो दी गई है सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर। चलिए समझते हैं सेक्शन 5 क्या बताता है। सेक्शन 5 बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी भी पर्सन जो एंटाइटल्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, अगर उसके पोजीशन को कोई भी व्यक्ति उससे पोजीशन छीन लेता है तो वो पर्सन उस पोजीशन को क्लेम कर सकता है वो मैनर में जो मैनर दी गई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 के अंदर। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर पर्सन ए है जिसके पास एक पीसफुल पोजीशन है लैंड की और वो उसे अपना क्लेम कर रहा है जबकि उसके पास उस लैंड की कोई टाइटल नहीं है, बट फिर भी वो पर्सन एंटाइटल है कि वो उस पर्सन को सू कर सकता है जो उसको फोर्सिबली उस पोजीशन ऑफ लैंड से हटाना चाहता है, क्योंकि उसके पास टाइटल नहीं है तो क्या हुआ, उसके पास पोजीशन तो है उस लैंड की, इसलिए वो लायबल है कि वो उस पर्सन को सू कर सकता है। चलिए समझते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 बेसिकली सूट के बारे में बताता है। सब क्लॉज 1 ये बताता है कि अगर किसी भी पर्सन जो डिस्पोज ऑफ हुआ है फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी से इलीगली, उसके पास उसकी पोजीशन थी या फिर उस पोजीशन उसने किसी और से ली है, तो वो उस पोजीशन को रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। सब क्लॉज 2 ये बताता है कि कोई भी सूट फाइल विद इन 6 मंथ ही होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर 6 मंथ एक्सपायर हो जाता है उसके बाद कोई सूट फाइल होता है तो वो सूट कंसिडर नहीं होता है, और वो सूट तब भी फाइल नहीं होता जब कोई अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो। सब क्लॉज 3 ये बताता है कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिग्री दी है अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसकी कोई अपील या फिर कोई रिव्यू नहीं हो सकती, बट उसका रिवीजन हो सकता है। सब क्लॉज 4 ये बताता है कि यह सेक्शन किसी भी पर्सन को बार नहीं कर सकता कि उसके पास टाइटल नहीं है या फिर वो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर नहीं कर सकता। चलिए समझते हैं कि सेक्शन 6 कब एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 6 तब एप्लीकेबल होगा जब प्लेंटिफ ये प्रूफ कर देगा कि जो डिस्प्यूट चल रहा है वो डिस्प्यूट पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है, और तब जब डिस्पोजिशन हुआ है वो विदाउट कंसेंट और विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, और जो डिस्पोजिशन हुआ है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सूट हुआ है। सेक्शन 5 और 6 जो है वो ऑल्टरनेट रेमेडीज है और वो एक क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेक्शन 5 के अंदर हम लोग जो डिस्पोजिशन हुआ है प्रॉपर्टी की उस पोजीशन को क्लेम करते हैं किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। और सेक्शन 6 के अंदर हम लोग पोजीशन को क्लेम कर सकते हैं बाय प्रूविंग कोई प्रीवियस पोजीशन, या फिर हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो डिस्पोजिशन हुआ है वो रॉन्गफुली हुआ है। चलिए समझते हैं इसको एक केस के थ्रू। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बताया है कि टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाने के बाद भी टेनेंट कंटिन्यूसली होल्ड कर सकता है पोजीशन को, और वो तब तक होल्ड कर सकता है जब तक कि ओनर के पास कोई डिग्री ऑफ इवेक्शन नहीं आ जाती अगेंस्ट द टेनेंट। अब हम लोग समझते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो दी गई है सेक्शन 7 और 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर। सेक्शन 7 ये बताता है कि अगर किसी भी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन छीन ली जाती है तो वो पर्सन उसे पोजीशन को क्लेम करने के लिए लायबल है उस मैनर में जो मैनर दी गई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 में। इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 ये बताता है कि अगर ट्रस्टी सेक्शन 7 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को क्लेम कर सकता है जिसके लिए वो बेनिफिशियली
इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड है। और एक्सप्लेनेशन 2 में ये है कि वो तब भी सूट फाइल कर सकता है जब कि वो उस प्रॉपर्टी में प्रेजेंट पोजीशन के लिए टेम्परेरी इंटरेस्ट रखता है। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के लिए। पर्सन ए है जो अपनी ज्वेलरी प्लेज करता है पर्सन बी के पास एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। पर्सन बी ने क्या किया, उसे डिस्पोज कर दिया सी को, और उसने ऐसा तब किया जब वो एंटाइटल नहीं था ऐसा करने के लिए। ए ने क्या किया ना कि उसने सूट फाइल कर दी अगेंस्ट द सी, और उसने ऐसा तब किया जब कि उसने ए को अमाउंट ऑफ लोन जो था उसने वो वापस नहीं किया था। इसलिए ये सूट क्या हुआ, डिसमिस हो गया, क्योंकि वो इमीडिएट पोजीशन ऑफ ज्वेलरी के लिए एंटाइटल नहीं था। इसलिए ये सूट क्या हुआ ना कि डिसमिस हो गया। चलिए समझते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 ये बताता है कि अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उस पर्सन के पोजीशन या कंट्रोल में है जो इस प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर नहीं है, तो सेक्शन 8 के अंदर ये कंपेल किया जा सकता है कि वो जो इस प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है उसको डिलीवर कर दे जो इस पर्सन की इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड है। और वो कब ऐसा करेगा, जब ये 4 क्लॉज में से कोई भी एक एग्जिस्ट कर रहा हो। पहला, जो चीज के लिए क्लेम की गई है वो चीज उस पर्सन के पास एज ए एजेंट या फिर ट्रस्टी होल्ड कर रहा हो। दूसरा, जो चीज के लिए क्लेम की गई है अगर उसका कोई लॉस हो जाता है और वो लॉस के बदले में कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाता है, तो जो चीज है उसके लिए कोई एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। तीसरा, जो लॉस हुआ है उसका ये असर्टन करना डिफिकल्ट है कि एक्चुअली में कितना डैमेज हुआ है। एंड चौथा, जो पोजीशन क्लेम किया गया है वो रॉन्गफुली क्लेम किया गया है। चलिए समझते हैं सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि जब तक कोई कंट्रारी प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक कोर्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि क्लॉज बी और 6 के तहत क्लेम की गई है उसके बारे में यह प्रिजम्पशंस लगाएगा कि पहला, अगर कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाता है तो जो लॉस हुआ है उसके बदले में कोई एडुकेट रिलीफ नहीं होगा। दूसरा, जो लॉस हुआ है वो एक्चुअली में कितना डैमेज हुआ है ये असर्टन करना डिफिकल्ट है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब लॉ माइंड्स।